कि साइंस क्या होता है, कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। क्यों हम बोल रहे हैं, व्हाई वी कॉल्ड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आरएस एकेडमी लाया है क्लास 9th के बच्चों के लिए तेजस बैच, जहां पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मिलने वाली है, एक बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के साथ। मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटोर वर्षा। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूं। बच्चों, हम अपने बायोलॉजी के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि सेल क्या होता है ना। हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल क्या होता है। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और सारे बच्चों को पता होगा कि बायोलॉजी जो होता है वो साइंस का एक पार्ट होता है ना। अपने जो टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि साइंस क्या होता है, बिकॉज बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। सो व्हाट इज साइंस? आज तक आपने जानने की कोशिश की है कि साइंस क्या होता है? अगर आपसे कोई एक्चुअल डेफिनेशन पूछे, एक्चुअल मतलब पूछे व्हाट इज साइंस, तो आप क्या बताओगे बच्चों? तो देखो, हम अपने आसपास में जितने भी हमारे नेचर्स हैं, जब हम उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, है ना। कोई भी जो रिसर्चर होते हैं वो उनकी डायरेक्टली थ्योरी आउट नहीं हो जाती है। पहले वो क्या करते हैं, पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। तो साइंस क्या है? इस साइंस इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस ऑफ थिंग्स, कि ये कैसे वर्क करते हैं और ये हो क्यों रहा है, हम ये भी जानने का कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना के साथ, है ना। आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो साइंस के हमारे 3 ब्रांचेस होते हैं, है ना। सबको डेफिनेशन समझ आ गया? 3 ब्रांचेस क्या होते हैं? तो हमारा पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि आपके कैसे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। और बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो ये बताएंगी कि बायोलॉजी क्या होता है ना। क्योंकि हम अपने पूरे जर्नी में, जो हमारा क्लास 9 का जर्नी है, उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, मतलब छुपा रहता है ना। तो बायोलॉजी जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, ठीक है। बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। और तुम पूछोगे कि मैम आपने बायोलॉजी के बारे में उसके मतलब समझाने से पहले बता दिया कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। तो मैम साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? बच्चों, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो बायोलॉजी तो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखो, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है? पहला है हमारा बायो और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा लॉजी, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और ये जो लॉजी है ये लोगोस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो यानी कि बायो मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब क्या होता है? टू स्टडी, मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी अबाउट लाइफ या स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तुम बोलोगे मैम आपने तो कंफ्यूज कर दिया, स्टडी अबाउट लाइफ, स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, क्लास 10th में तुम्हें बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे तुम बोलते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। लेकिन मैं तुम्हें अभी सिर्फ लाइफ के बारे में इतना बता देना चाहती हूँ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लाइफ होती है। और ये लाइफ के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद तुमने ये तो जान लिया कि साइंस क्या होता है, तुमने ये भी जान लिया बच्चों कि जो हमारे साइंस होते हैं वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। अब तुम ये जानोगे कि तुम्हारे बायोलॉजी के
क्लास 9th में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, मैं बायोलॉजी का बात कर रही हूँ, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो तुम बोलोगे मैम आप तो सेल के बारे में बता रहे हो, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही सेल होता है। दूसरा आपका क्या है? टिश्यूज। ठीक है, क्या है आपका? टिश्यूज। तीसरा क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो हम अपने बायोलॉजी के 9th के जर्नी में सिर्फ ये 3 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से डीपली अंडरस्टूड करके समझने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें हमें बहुत स्ट्रिक्टली उस गाइड को फॉलो करनी है और कोई कोई चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि मैम फॉलो क्या करना है वो तो रहने दो, ये बता दो अवॉइड क्या करना है। तो अवॉइड सबसे पहले क्या करना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम्हें स्क्रॉल डाउन अवॉइड करना है। ठीक है, क्या करना है? तुम क्या करते हो यूट्यूब पे, तुम सोचते हो थोड़ा सा में जाओगे, ये एक बेस्ट शेप देता है, ये एक बेस्ट जर्नी होता है जहाँ पे आप चीज़ों को डीपली सीखते हो, है ना। जैसे ये भी हमें हमारे जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे हमारे जो सेल हैं ये क्लास 11th में यूज होने वाले हैं। टिश्यूज़ है, हम इसके बारे में भी क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, तो इसके बारे में भी हम बहुत डीपली डिस्कस करते हैं फूड के बारे में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तो हमें थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। ठीक है, सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। सीरियस का मतलब ये है कि आपको एक बेटर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। मतलब जिस टाइम में हम पढ़ रहे हैं वनली हम पढ़ाई करेंगे, फिर बाकी के टाइम में आप खेलो कूदो, डांस करो, गाना गाओ, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करो, आप मेडिटेशन करो, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ है आप कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई के टाइम में हमें पढ़ाई करनी है और हमें हर दिन पढ़ाई करना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो आपको करना है, टेस्ट आपको जो भी दिए जाएंगे वो आपको लगाना है। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो ये जो तुमको इमेजेस दिख रहे हैं ना, ये इमेजेस सेल के हैं। ठीक है, इसमें आपका प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, यानी कि प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। डोंट वरी, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम ये जानेंगे ना बच्चों कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है ना। पहले तो उसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सेल जो होता है ना वो आपके लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। इसीलिए तो मैं आपको बता रही थी कि लाइफ क्या होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लाइफ किस में होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ होता है ना। टेबल, कुर्सी, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पेन है, इसमें लाइफ नहीं है। आप में लाइफ है, मैम में लाइफ है। तो एक्चुअल में जो आपका लाइफ है ना बच्चों, जो आप हो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जो मैम है ना, हमारा एक बेसिक यूनिट सेल है, यानी हमारा एक यूनिट सेल है। यानी सोचो हम बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, क्या है? हम बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारे चैप्टर का नाम है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेल का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। क्यों हम बोल रहे हैं, व्हाई वी वी कॉल्ड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जब तक सेल नहीं होता तो फिर हमारा जो लाइफ है उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें पिज्जा बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हें कैप्सिकम दे दूं, मैं तुम्हें कॉर्न दे दूं, मैं तुम्हें चीज़ दे दूं, मैं तुम्हें केचप दे दूं, सब कुछ मैं दे दूं। ठीक है, और देने के बाद तुम्हें अनियंस दे दूं, टोमेटो दे दूं, सब कुछ देने के बाद मैं तुम्हें बोलूं कि पिज्ज़ा तुम्हें बनाना है, तो तुम क्या बोलोगे मुझसे? कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या बोलोगे तुम मुझसे? तुम बोलोगे कि मैम आपने तो पिज्ज़ा बेस ही नहीं दिया, है ना।
आपने सारे रॉ मटेरियल्स दे दिए बट आपने मैम पिज्ज़ा बेस ही नहीं दिया। तो जैसे तुम विदाउट पिज्ज़ा बेस तुम पिज्ज़ा नहीं बना सकते, तो वैसे ही हमारे लाइफ का एक बेसिक यूनिट सेल होता है। जब तक एक सेल नहीं होगा तब तक हम अपने एक लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक सेल होगा, फिर बहुत सारे सेल्स डिवाइड होकर के बनेंगे, फिर उनसे टिश्यू बनेगा, तब उनसे ऑर्गन बनेगा, तब उनसे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और तब जाकर के तुम बनते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं समझ आया होगा, तुम्हें सिर्फ इतना तो समझ आया कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे होता है, ठीक है। तो चलो और इसके कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो तुम्हें ये दिख रहे हैं ना प्यारे प्यारे से इमेजेस, ये एक्चुअल में हमारा सेल है, लेकिन इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है ना, ये हम सब बाद में डिस्कस करने वाले हैं, है ना बच्चे एक्चुअल में। तो पहले इमेजेस देख लो, खुश हो जाओ, और फिर अब डेफिनेशन को समझो। क्या होते हैं बच्चे बायोलॉजी में ना, इमेजेस देख के बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा समझते हैं कि सेल कैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो बच्चों, जो सेल होते हैं ना, वो सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना तुमने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना, तो उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फीमेल का जो गैमिट होता है, यानी कि फीमेल गैमिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग या ओवम, ठीक है। मेल का गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है। तो स्पर्म और ओवम क्या है बता दो जल्दी जल्दी, तो बोलोगे मैम स्पर्म और ओवम क्या है, सेल है। अब वो जो दोनों सेल जब फ्यूज करते थे, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता था, पढ़ा है ना आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, तो जब फ्यूज होता था तो आफ्टर फ्यूजन यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या मिलता है, हमें जाइगोट मिलता है। जाइगोट क्या है, जाइगोट एक तरह का सेल है। इस जाइगोट में जब डिवीजन होता है, यानी जब इसके सेल्स डिवाइड करते थे, तब क्या बनता था, तब एक एम्ब्रॉय बनता था, है ना, और वो फाइनली फीटस में यानी कि बेबी में कन्वर्ट होता था। तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट सेल क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। अब जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है ना, तो डिवाइड कर करके क्या होता है, जब बहुत बंचेस में सेल हो जाते हैं, जब हमारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स हो जाते हैं, तो उन सेल से क्या बन जाता है बच्चों, उन सेल से बन जाता है टिश्यू। समझना है, ठीक है। बहुत सारे सेल से क्या बन जाता है, टिश्यू, ठीक है। अब जब बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन के एग्जांपल्स क्या हैं, तो जो तुम्हारा माउथ है, जो तुम्हारे फूड पाइप यानी इसोफेगस है, जो तुम्हारा लीवर है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक हैं, आपके जो भी ग्लैंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है बता दो, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो देखो हुआ ना, सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हुआ ना तुम्हारा, ठीक है। अब उसके बाद से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने समझ लिया, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखो आपको मैं समझा रही थी, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यूज बनेगा, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ समझो, देखो जो सेल्स हैं, ये बहुत सारे जब सेल्स मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू, ठीक। और जब टिश्यू बहुत सारा मिलेगा तो बनेगा ऑर्गन। ये ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, तो जैसे क्या हो गया, मानो फूड पाइप हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए। और उसके बाद एक ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम समझो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं। मीन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जिसमें तुम्हारा डाइजेशन होता है ना, जो आपके नर्वस सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स हैं, आपके ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जिसमें आपके ब्लड हैं, आपके
आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, हार्ट है। उसके बाद आपका क्या हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया जिसमें आपके बहुत सारे मसल्स हैं। फिर आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया जो आपका हड्डियों का सिस्टम हो गया, है ना, जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया जिससे आप अपना कुछ वेस्ट बाहर निकाल रहे हो। तो ये सारे सिस्टम से कहीं ना कहीं हम बने हुए हैं। आया समझ, ये सारे सिस्टम से कहीं ना कहीं हम बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम से क्या बनता है बच्चों, ऐसे बहुत सारे सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तभी तो हम बोलते हैं सेल इज द, तभी हम क्या बोलते हैं, तभी हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो तुम नहीं बनते, ठीक है, मैम नहीं बनती, है ना। तो हुआ ना, क्यों हम बोल रहे हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। गॉट इट, सारे बच्चों को समझ आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट्स में यस लिखोगे, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो बच्चे दोबारा से पूछेंगे, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, दे आर द स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा एक लाइफ है ना उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है ना। वो एक यूनिट है जिनमें डिवीजन हुआ है, तब जब वो बंचेज में सेल आए हैं तो उनसे टिश्यू बना है और उससे फर्दर क्या बना है, ऑर्गन बना है, देन ऑर्गन सिस्टम बना है, देन एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो हुआ ना, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल से मिलकर के बने हैं। उसके बाद सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब मैंने तुमको बताया कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा हमारा कौन सा ब्रांच है जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, है ना। यानी कि साइटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल। यानी कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में हम सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। आया समझ, हम सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे ब्रांचेस होते हैं बच्चों। अब जैसे देखो, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो माइक्रोबायोलॉजी में तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हो। वायरोलॉजी हो गया जिसमें तुम वायरस के बारे में पढ़ाई करते हो, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी हो गया जिसमें तुम टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हो, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, ठीक है, हीमेटोलॉजी है जिसमें तुम ब्लड्स के बारे में पढ़ाई करते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे ब्रांचेस जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी में क्या होता है, हार्ट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि सेल का डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ हमने बच्चों ये भी देख लिया कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है ना। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना है। बता दो जल्दी जल्दी कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ही हुआ। उसके बाद आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये जो इतने सारे सिस्टम्स हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ऑर्गन्स कैसे बने हुए हैं, वो टिश्यूज से बने हुए हैं। ये टिश्यूज कहाँ से आया है, ये सेल से आया है। तो आया सारे बच्चों को समझ कि सेल का बेसिक डेफिनेशन क्या है, और अगर उसका वो डेफिनेशन है तो वो कैसे डेफिनेशन है ना। आ गया सारे बच्चों को समझ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये अब तुम्हें इमेजेस से बहुत क्लियर हो रहा होगा,
है ना, कि हमारे जो लिविंग सेल्स हैं ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। मैम ने बताया ना कि वो जब उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। देखो, डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, और ये ऑर्गन बना रहे हैं। अब जैसे एक स्टमक मानो बना है ना, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, लीवर हो गए, स्टमक गैस्ट्रिक उसमें ग्लैंड्स है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, और भी बहुत सारे सारे लीवर हो गए, पैनक्रियाज हो गए, ग्लैंड। तो ये सारे क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं टिश्यूज से मिलकर के बने हुए हैं। और ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं, जितने सिस्टम्स आपको मैंने बताया, उन सब से मिलकर के क्या है, एक ह्यूमन बीइंग बना है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, ये देखो, ये एक और ऑर्गेनिज्म में एक और सिस्टम का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग में होता है। आप बच्चे क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, इतने देर में ही मैंने आपको बता दिया, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो लग रहा है ना कि थोड़ा सीरियस हो जाना है। क्यों सीरियस हो जाना है? क्योंकि आपका जो 9th होता है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ का एक फाउंडेशन पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको इंटरलिंक्ड मिलेंगी। आप अगर इन सब सब्जेक्ट्स पे, और ये मैं सारे सब्जेक्ट्स का बात कर रही हूँ बच्चों, फिजिक्स का भी बात कर रही हूँ, आपके 9th से काफ़ी मिलता जुलता आपका जो क्लासेस का आपका जो कंटेंट होगा वो होगा क्लास 11th का, ठीक है, और आपके 10th से बहुत कुछ मिलता जुलता आपका क्लास 12th होगा। तो अगर जो बच्चे 9th अच्छे से पढ़ेंगे उनका क्लास 11th बहुत अच्छा जाएगा, जो बच्चे क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे उनका वो अच्छा जाएगा, जो बच्चे क्लास 9th 10th दोनों में अच्छे से पढ़ेंगे वो 11th 12th में रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, तो चलो, अब तुम तो बहुत सारे इमेजेस को देख लिए, समझ लिए, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा और डायग्रामेटिकली देख लो कि सेल से मिलकर के टिश्यू बना है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बना है, और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बना है, ऑर्गेनिज्म बना है। अब देखो यहाँ पे ये जो एन है ना, ये एन को कंप्लीट कर लो, वरना तुम बोलोगे ये पार्शियल एन कहाँ से आया। ठीक है, चलो, अब उसके बाद से थोड़ा सा तुम्हें मैं ये रीड करके बता देती हूँ कि ये सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो देखो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, यानी एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए सारे फंक्शंस को करता है। क्योंकि तुम्हारा जो वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है ना कहीं उन सेल में सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। ठीक है, टिश्यूज देखो क्या है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ऑर्गन क्या है, तो स्ट्रक्चरल structures composed of different tissues that work together to perform a specific functions, for example heart, brain। ठीक है, इसके बाद क्या देखोगे, तो इसके बाद देखोगे तुम ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विथ रिलेटेड फंक्शंस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो पर्टिकुलरली अपने अपने सिस्टम में जाते हैं, जैसे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, जो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो नर्वस सिस्टम में आएंगे, जो मसल्स हैं वो मस्कुलर सिस्टम में जाएंगे, जो हमारी हड्डियां हैं वो स्केलेटल सिस्टम में जाएंगी, जो हमारे सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और उसके बाद फाइनली क्या है, तो उसके बाद फाइनली ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ये सारे सिस्टम से मिलकर के कौन बन रहा है, तुम बन रहे हो, मैं बन रही हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, मीन्स अभी तक हमने ऑल अबाउट सेल डेफिनेशन क्लियर किया है ना, कि सेल क्या होता है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन सेल, है ना। ये हमने जो पढ़ा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनता,
ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो तुम नहीं बनते, और जब ये सारे नहीं होते तो कोई फंक्शंस ही नहीं होता, है ना। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की, है ना। जब कोई भी टर्म आया हुआ है तो उस टर्म्स को पहली बार किसी ना किसी ने तो दिया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ भी हम अचानक से पढ़ लेते हैं। देखते हो ना, जो मीम्स तुम्हारा ट्रेंड होता है, जो मीम्स तुम्हारा ट्रेंड होता है, तो वो मीम्स क्या होता है, पहली बार किसी के द्वारा डिस्कवर किया होता है ना। फाइनली उस पर क्या होता है, जब वो ट्रेंडिंग हो गया तो सब क्या करते हैं, उस मीम्स पे अपना रील्स क्या करते हैं, बनाने लग जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा चलो अब मीम्स पे से अपना दिमाग हटाओ और ये देखो कि सेल वर्ड की डिस्कवरी किसने की। देखो, एक हमारे बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। ये जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने एक्चुअल में ना सेल वर्ड दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कैसे कैसे दिया, किन किन चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपके जो रॉबर्ट हुक हैं, ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने एक ओक ट्री लिया। क्या किया इन्होंने, एक ओक ट्री लिया, और ओक ट्री लेने के बाद आपके जो रॉबर्ट हुक हैं, वो ओक ट्री लेने के बाद उसके एक बार्क को उन्होंने अलग कर लिया, यानी कि उस पेड़ के छाल को उन्होंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद क्या हुआ बच्चे, उसको जा करके वो माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो जो सेल है वो सेल डेड निकला। कैसा सेल निकला, डेड निकला। उनको वो कैसा स्ट्रक्चर दिखा, एक्चुअल में उनको वो हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखा, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। यानी कि उनको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखा, तो उनको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। कैसा दिखा, ऐसा दिखा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स दिखा, जिसको उन्होंने बोला स्मॉल लिविंग रूम। क्या बोला उन्होंने, स्मॉल लिविंग रूम। उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सेल, ठीक है। स्मॉल लिविंग रूम का मतलब क्या होता है, सेल। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने एक बार ओक ट्री लिया, उन्होंने उसके बार को अलग किया। अलग करने के बाद क्या हुआ, अलग करने के बाद उनको जब वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने गए तो वो उनको हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखा, जिसको उन्होंने क्या बोला, जिसको उन्होंने बोला सेल, ठीक है। तो देखो, डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड द टर्म सेल इन 1665, ठीक है। ही टेक अ थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क विच इज आउटर पार्ट ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री का जो आउटर पार्ट था उसको उन्होंने कॉर्क स्लाइस बोला। कंटेन्ड अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल बॉक्सेस और स्मॉल कंपार्टमेंट्स और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही नेम्ड देन, उसको उन्होंने सेल्यूलाई बोला, जिसका मतलब होता है सिंगुलर, सेल्यूला मीन लिटिल रूम्स। लेटर ही वॉज शॉर्टेंड बी कॉल्ड सेल्स, ठीक है। उनको उन्होंने स्मॉल लिविंग रूम बोला, उसको उन्होंने सेल्यूला बोला, जो कि सेल का सिंगुलर फॉर्म होता है। उसका मतलब सबका क्या था, तो सबका मतलब था सिंपल सा सेल, ठीक है। लेटर ही वॉज शॉर्टेंड टू बी कॉल्ड सेल्स। कॉर्क क्या होता है, तो डेड सेल होता है। इट इज यूज्ड इन बैडमिंटन शटल, है ना। तुम जो बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन कॉर्क खेलते हो ना तुम, बैडमिंटन के साथ कॉर्क लेकर के। तो वो जो कॉर्क होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से डेड पार्ट होता है, ठीक है, डेड सेल्स होता है। तो तुम अब ये समझ लो कि उनको जो सेल दिखा वो क्या था, वो डेड सेल था, है ना। बट कभी भी तुमसे कोई पूछा हु क्वाइंड द टर्म सेल, तो तुम क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक, है ना। बट कोई भी तुमसे पूछेगा हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो भी तुम रॉबर्ट हुक बोलोगे, है ना। यानी उन्होंने जो सेल दिया था वो डेड था। सेल टर्म पहली बार उन्होंने दिया था, बट उन्होंने डेड सेल दिया था, ठीक है। तो ये देख लिया तुमने रॉबर्ट हुक, ये तुमने देख लिया हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट जिसमें इनको सेल दिखा, है ना। अब तुम देखोगे इन्होंने तो 1665 में डिस्कवरी कर दी। आफ्टर 9 ईयर्स अगो बच्चों, यानी कि 1674 में आते हैं एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, ठीक है। ये जो हमारे एंटोनी साहब थे, एंटोनी साहब ने क्या किया, लिविंग सेल दे दिया,
है ना। इन्होंने बोला कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी तो कर दी है बट वो सेल तो डेड है। तो इन्होंने क्या किया, फ्री लिविंग सेल दिया। फ्री लिविंग सेल इन्होंने कैसे दिया, ये जाकर के पॉन्ड्स वाटर लेकर के आए, मतलब तालाब का पानी लेकर के आए, और उसको स्लाइड्स पे इन्होंने रखा, तो उनमें इनको छोटी 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 लिविंग सेल दिखी। ठीक है, तो देखो, डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल्स इन 1674, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, उसको उन्होंने सेल बोल दिया। ठीक है, और इन्होंने क्लास 9th में आप पढ़ोगे कि और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स पे इन्होंने डिस्कवरी कर रखी थी। ठीक है, स्पर्म पे, एग सेल पे इन्होंने डिस्कवरी कर रखी थी। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाने वाली हूँ। बच्चों थोड़ा और देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने किन चीज़ों की डिस्कवरी की है। तो देखो, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये तो जरूर है, रॉबर्ट रॉबर्ट तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस टर्म दिया है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831 में। देखो, रॉबर्ट हुक 1665 में सेल दे करके चले गए। ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक आते हैं तो 1674 में लिविंग सेल देते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल तो दिया था बट वो सेल डेड था। न्यूक्लियस टर्म किसने दिया, तो सेल का एक पार्ट होता है जो कि उसको हम हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। इसको किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अब आता है पुरकिंजे। एक पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1839, यानी इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। सब समझेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अभी तुम बिल्कुल अपने माइंड पे प्रेशर नहीं बनाओगे इन चीज़ों के लिए कि न्यूक्लियस भी मैम समझा देती या प्रोटोप्लाज्म भी मैम समझा देती, है ना, क्योंकि मैम को पता है कहाँ पे बच्चों को क्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा देखो, ये लिविंग कंटेंट ऑफ सेल होता है, लाइक साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, लेकिन अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा जब तक तुम क्या होगा, इमेजेस में नहीं देखोगे, है ना, क्योंकि बायोलॉजी को क्या है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बायोलॉजी में आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। अब देखो, वो तो रॉबर्ट हुक का आपको मैंने इमेजेस दिखाया था, ये कौन है, ये एंटोनी वैन ल्यूनहॉक है। ठीक है, बहुत शरीफ दिख रहे हैं ना एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, ये एंटोनी वैन ल्यूनहॉक है। बात अब हम करते हैं, हमने हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ लिया, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल पढ़ लिया, है ना, वही हिस्ट्री था सेल का, वही डिस्कवरी था। अब बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी क्या होता है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। मैथियास स्लीडेन एक साइंटिस्ट हैं, और समझ लो अच्छे से, क्योंकि क्लास 11th में भी काम आने वाला है। ठीक है, मैथियास स्लीडेन एक साइंटिस्ट हैं जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं। जर्मन बॉटनिस्ट का मतलब क्या हो गया, जर्मनी के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या हो गया, तो तुमको पता है ना कि बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में तुम प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हो, और जूलॉजी में तुम किसके बारे में पढ़ाई करते हो, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हो, है ना। तो जो बॉटनिस्ट थे वो प्लांट्स पे डिस्कवरी करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी क्या दी थी, देखो, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। इन्होंने 1838 में बोला कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब देखो, इसके 1 ईयर अगो, यानी इसके 1 साल बाद कौन आते हैं, तो इसके 1 साल बाद आते हैं हमारे थियोडर स्वान, जो कि एक तरह के जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में कुछ अभी इस बार चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते थे जो हमारे थियोडर स्वान है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन अब उसमें चेंज करके क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ही वाज जर्मन जूलॉजिस्ट, एंड ही सेड इन 1839, इन्होंने क्या बोला कि जितने एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जितने एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। कितना सिंपल है, वो बॉटनी के थे तो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। अब चूंकि ये तो जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। बट तुम ये तो सोचोगे ना कि मैम ये तो बताए जा रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सेल से मिलकर के बने होते हैं, मैम इन्होंने ये भी बता दिया जितने प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, बट मैम इन्होंने तो ये नहीं बताया ना
किसी ने ये तो नहीं बताया कि सेल्स कहाँ से आते हैं, है ना। तो हमारे जो रुडोल्फ वर्चो हैं उनको इस बात की बहुत चिंता थी कि बच्चे तो ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और बच्चों को नहीं समझ आएगा। तो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो और आर वर्चो। ठीक है, हम इनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रुडोल्फ वर्चो या फिर आर वर्चो। आर वर्चो ने क्या किया, इन्होंने थ्योरी को एक्सपेंड किया, एक्सटेंड किया। तो जैसे क्वेश्चंस में आता है हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी या हु एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी, ठीक है, यानी सेल थ्योरी को कौन थोड़ा वेरीफाइड किया, तो उसको वेरीफाई किया किसने, रुडोल्फ वर्चो ने। कब किया इन्होंने इसको वेरीफाई, इन्होंने 1855 में किया। वेरीफाई करने के बाद इन्होंने कहा ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देख लो, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे सेल डिवाइड करते हैं, सपोज एक सेल से 2 बना, इससे भी तुम्हारा 2 बना, इससे भी तुम्हारा 2 बना, फिर यहाँ भी तुम्हारे सेल डिवाइड कर गए, ये भी डिवाइड कर गए, ये भी डिवाइड कर गए, ये भी डिवाइड कर गए। अब मैं तुमसे पूछूं, हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन कि सेल में कैसे होता है। अब मैं तुमसे पूछूं बच्चे कि ये सेल्स कहाँ से आए, इसके ओरिजिनेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, मैम ये कहाँ से आया, मैम इससे आया। ये कहाँ से आया, तो बोलोगे मैम इससे आया, है ना। बिल्कुल सिंपल है। तो यानी कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइजेस होते हैं। तो इन्होंने थ्योरी को क्या किया, बिल्कुल अच्छे से वेरीफाइड किया, इन्होंने उस थ्योरी को क्लियर किया। किसने, रुडोल्फ वर्चो ने। कब, इन 1855। तो बिल्कुल याद कर लो, देखो सिंपल सा है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल दिया था, या फिर पहली बार उन्होंने सेल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे एंटोनी वैन ल्यूनॉक आते हैं, वो तो 1865 में दिए थे, ठीक है, नहीं 1665 में। फिर इन्होंने 1674 में क्या दिया, एंटोनी वैन ल्यूनॉक ने 1674 में लिविंग सेल दिया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया, पुरकिंजे ने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। और उसके बाद जब सेल थ्योरी की बात करते हैं तो 1838 में मैथियास स्लीडन आते हैं जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और वो बोलते हैं ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और साथ ही साथ उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, और वो क्या है, तो वो हमारे थियोडर स्वान हैं, और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इन 1839 कि हमारे सारे एनिमल सेल से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे रुडोल्फ वर्चो साहब आते हैं जो कि थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थ्योरी को एक्सटेंड करते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी, तो भी हम क्या करते हैं, रुडोल्फ वर्चो का नाम डालते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हमारे जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ी है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी कितने कितने बच्चों को समझ आया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि सेल का डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम किस में करते हैं, ठीक है। तो देखो सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो बिल्कुल नहीं होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं होगा, साइटोलॉजी भी नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा आपका सेल बायोलॉजी। क्या आंसर होगा आपका, सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाई। तो मैम ने आपको क्या बताया था, टर्म सेल किसने दिया है, टर्म सेल दिया है हमारे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस दिए हैं, स्लीडन क्या दिए हैं, तो स्लीडन थ्योरी दिए हैं, और एंटोनी वैन ल्यूनहॉक क्या दिए हैं, फ्री लिविंग सेल दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज। तो हमारे सेल थ्योरी का ना एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ठीक है। वायरस कैसे एक्सेप्शन है बच्चों सेल थ्योरी का, क्योंकि वायरस क्या है, असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वायरस तब तक नॉन लिविंग है जब तक कि वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे है, ठीक है, किसी नॉन लिविंग चीज़ों पे है, जैसे वो टेबल पे है, कुर्सी पे है। आपको याद है ना कोरोना टाइम में आप क्या कर रहे थे, आप वेजिटेबल भी वॉश कर रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर उस पर जो वायरस होंगे वो सैनिटाइजर से मर जाएंगे।
क्योंकि वायरस कोर एप्लीकेशन के लिए वायरस के सेल को डिवाइड करने के लिए एक होस्ट चाहिए, है ना। तो वायरस क्या है, हमारे सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। कौन से सेल थ्योरी का? ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा आंसर में वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। जल्दी जल्दी बता दो, न्यूक्लियस किसने दिया? तुम बोलोगे मैम सिंपल, रॉबर्ट ब्राउन क्वाइंड द टर्म या डिस्कवर्ड द टर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एक और हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट लिविंग सेल किसने दिया? तो फर्स्ट लिविंग सेल हमारे एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने दिया था, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल किसने दिया था? एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने दिया था। तो बता दो जल्दी जल्दी, आज की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? आज के क्लासेस में हमने पढ़ा कि साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा अपने चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर हैं, और उसके बाद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट किया, और फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा, और हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा? सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है? इसको एक बहुत प्रॉपर फॉर्म में पहले तो आपको नोट्स बना लेना है और उसको आपको रिवाइज करना है ना। मेक योर क्लीन एंड क्लियर नोट्स ऑलवेज, है ना। अगर आपको फ्यूचर में सक्सेस होना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बच्चे, आपको क्लास 10th में अगर जाके टॉप करना है, तो अभी से आदत डाल लो अपना खुद का नोट्स बनाने का, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने सेल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।